क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी सोच को इस तरह मोड़ देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक आप समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है? ये कोई जादू नहीं, ये मन की एक अंधेरी मगर बेहद असरदार कला है, डार्क साइकोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई ताकत की जो हमारी भावनाओं, निर्णयों और सोच पर असर डालती है बिना हमारी इजाजत के। ये वही ताकत है जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स, सेल्समैन, पॉलिटिशियन और यहां तक कि हमारे आसपास के लोग भी करते हैं, हमें अपने मुताबिक चलाने के लिए। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक बनाना है। जागरूक उस गेम के प्रति जिसमें आप हर दिन हिस्सा ले रहे हैं, जाने या अनजाने। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक का पहला अध्याय। चैप्टर 1, मानव मन की कमजोरी, डार्क साइकोलॉजी की पहली सीढ़ी। इंसानी मन जटिल है, लेकिन उसके कुछ निश्चित ट्रिगर होते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली रणनीति यही है, किसी की सबसे गहरी कमजोरियों को पहचानना और उन पर नियंत्रण करना। हर इंसान चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, सराहा जाए और सबसे बढ़कर उसे समझा जाए। और जब कोई व्यक्ति आपको यह फीलिंग देता है तो आप अनजाने में ही उस पर विश्वास करने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए, कोई आपके मन की इन भावनाओं को पढ़ लेता है और उन्हें अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करता है। वो आपकी इनसिक्योरिटीज को जानकर आपको शर्मिंदा करता है, आपके डर को जानकर आपको कंट्रोल करता है और आपकी इच्छाओं को जानकर आपको गाइड करता है, अपनी मर्जी से, आपके नहीं। इसीलिए कहा जाता है, मैनिपुलेशन डजंट लुक लाइक मैनिपुलेशन व्हेन इट्स वर्किंग। कई बार लोग आपको गिल्ट ट्रिप करते हैं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए करता हूं और तुम। यह जुमला आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यह गिल्ट आपकी सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है और आप वो कर बैठते हैं जो आप करना नहीं चाहते। इसलिए सबसे पहली सीख यही है, अगर आप अपनी कमजोरियों को खुद नहीं समझेंगे तो कोई और उन्हें हथियार बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसका हल क्या है? सिर्फ एक, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं, तो आप किसी और के गेम का हिस्सा नहीं बनते, आप खुद अपने गेम का मास्टर बनते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपने मन की गहराइयों को समझते हैं? क्या आपने कभी अपनी सबसे छुपी हुई कमजोरी को पहचाना है? क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो अगला सवाल यही उठता है, क्या कोई और आपकी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले चुका है? चैप्टर 2, गैसलाइटिंग। जब सच्चाई आपकी नहीं रह जाती, अब बात करते हैं एक ऐसी चाल की जो दिखती मासूम है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, गैसलाइटिंग। ये एक मानसिक हेरफेर, मेंटल मैनिपुलेशन की तकनीक है, जहां सामने वाला इंसान आपको ही आपकी सच्चाई पर शक करवाता है। सोचिए, आप किसी से कुछ कहते हैं और वो जवाब देता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, या तुम्हें गलत याद है, या फिर तुम पागल हो क्या? धीरे धीरे आप अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि शायद वाकई आपकी याददाश्त कमजोर है, शायद आप ही गलत हैं। और यही वो पल होता है जब कंट्रोल आपके हाथ से निकलकर किसी और के पास चला जाता है। गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह धीरे धीरे होता है। ये एक झटका नहीं देता, बल्कि आपकी सोच पर धीरे धीरे कब्जा जमाता है। और जब तक आप जागते हैं, तब तक आप खुद को खो चुके होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में ही नहीं होता, बल्कि बॉस, कलीग्स, दोस्त, यहां तक कि परिवार वाले भी इसे अनजाने में या जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बचाव क्या है? रियलिटी चेक और एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब भी आपको लगे कि आपकी सोच, आपकी यादें या आपके फैसले गलत साबित किए जा रहे हैं, तो पॉज लीजिए, सोचिए और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपको इमोशनली स्टेबल रखे वही सच्चा है। जो आपको बार बार अस्थिर फील कराए वह शायद आपकी सोच को मैनिपुलेट कर रहा है। अब सोचिए, कितनी बार आप किसी से बहस के बाद खुद को दोषी मानने लगे? कितनी बार आपने खुद को ही गलत समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले ने बार बार कहा तुम गलत हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप आज भी अपनी ही सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं? चैप्टर 3, फ्रेमिंग। जब सच्चाई को ढाल दी जाती है, आपने कभी गौर किया है, दो लोग एक ही चीज को दो अलग तरीकों से कहते हैं और असर पूरी तरह अलग होता है। जैसे कोई कहे,
इस प्रोडक्ट से 90% लोग संतुष्ट हैं, और दूसरा कहे इस प्रोडक्ट से 10% लोग असंतुष्ट हैं। दोनों वाक्य सच्चे हैं, लेकिन एक आपको आकर्षित करता है और दूसरा आपको दूर कर देता है। यही है फ्रेमिंग, यानी सच्चाई को इस तरह से पेश करना कि सामने वाला वैसा ही महसूस करे जैसा आप चाहते हैं। मैनिपुलेटर्स इसे मास्टरफुली यूज करते हैं। वे आपकी सोच को उस दायरे में बांध देते हैं जिसमें आप ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज सोच ही नहीं पाते। उन्हें सच्चाई बदलनी नहीं पड़ती, सिर्फ उसका फ्रेम बदलना होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको कहे तुम तो हमेशा ही गलती करते हो, अब चाहे वो गलती छोटी सी हो, लेकिन हमेशा शब्द आपके आत्मविश्वास को एक झटके में गिरा देता है। या फिर कोई बोले अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे। यहां प्यार की फ्रेमिंग इस तरह की जाती है कि न मानना एक अपराध बन जाए। फ्रेमिंग का असर सबसे ज्यादा हमारी भावनाओं पर होता है, खासकर डर, अपराध बोध और शर्म। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी सोच को एक तय दायरे में सीमित कर देता है, तो क्या आप वाकई अपनी मर्जी से सोच रहे होते हैं? इससे बचने के लिए जरूरी है हर बात को एट फेस वैल्यू लेने से पहले उससे जुड़ी इंटेंट को समझना, उसकी फ्रेजिंग को पहचानना। क्या यह सच में सच्चाई है या सिर्फ एक चालाक फ्रेम? और अब जब फ्रेमिंग आपकी परसेप्शन को ढाल देती है, तो अगला स्तर उससे भी खतरनाक है, जहां शब्द आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को ही रिप्रोग्राम कर देते हैं। क्या आपने कभी सुना है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? एक ऐसा टूल जिसे पब्लिक स्पीकर्स, सेल्समैन और कई बार धोखेबाज भी इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग को साइलेंटली हैक करने के लिए। तो अगला अध्याय खोलेगा इस रहस्य को। क्या कोई सिर्फ शब्दों से आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है? चौथा अध्याय NLP। जब शब्द बनते हैं हिप्नोटिक कमांड, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी की बातों में जादू है? वो जो कहता है वो सीधे आपके दिल में उतरता है और आप खुद को ना कहने से रोक नहीं पाते। वेलकम टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP। ये एक तकनीक है जो भाषा, मन और व्यवहार के गहरे संबंध को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। असल में NLP ये मानती है कि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हमारी लैंग्वेज और एक्सपीरियंसेस के जरिए होती है। यानी अगर कोई आपकी भाषा बदल दे, तो वो आपके व्यवहार और सोच को भी बदल सकता है। और यही NLP को एक पावरफुल टूल बनाता है, इन्फ्लुएंस करने का, कंट्रोल करने का और कई बार मैनिपुलेट करने का। धीरे धीरे एक उदाहरण के जरिए समझाते हुए, मान लीजिए कोई कहता है, मैं जानता हूं आप एक समझदार इंसान हैं और समझदार लोग हमेशा सही फैसला लेते हैं। अब ये सुनते ही आपके दिमाग में एक सटल कमांड जाती है, अगर मैं समझदार हूं तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। यह एक क्लासिक NLP पैटर्न है, एम्बेडेड कमांड। या फिर कोई कहे, जब आप ये सोचते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, तो क्या आप वो आत्मविश्वास महसूस करते हैं? यहां भाषा आपका दिमाग विजुअलाइज करवाती है और भावनाओं को ट्रिगर करती है। ये एंकरिंग कहलाता है। NLP के जरिए लोग आपके पास्ट इमोशनल स्टेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको गिल्ट फील करवा सकते हैं या फिर एक ऐसे मूड में ला सकते हैं जहां डिसीजन लेना आसान हो। उनके लिए, आपके लिए नहीं। अब एक और डरावनी बात सोचिए, कई बार सेल्समैन, लीडर्स या इन्फ्लुएंसर NLP का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे किसी मनोवैज्ञानिक हथियार का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो इसे जानबूझकर करते हैं, वो आपको सिर्फ मना ही नहीं सकते, आपको यकीन भी दिला सकते हैं कि ये आपका ही फैसला था। अब सवाल ये उठता है, क्या NLP हमेशा गलत है? नहीं। अगर इसका उपयोग सेल्फ डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग या हीलिंग के लिए किया जाए, तो ये एक पावरफुल टूल है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ, आपकी अवेयरनेस के बिना किया जाए, तो ये बन जाता है मानसिक गुलामी का हथियार। तो इससे बचाव कैसे करें? एक ही तरीका, कॉन्शियस लिसनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। हर बार जब कोई आपको किसी फैसले की ओर सटली पुश करे, थोड़ा पॉज लीजिए और पूछिए खुद से, क्या ये मेरी सोच है या मुझसे सोचवाई जा रही है? और अब जब आप समझ चुके हैं कि सोच, भाषा और व्यवहार किस कदर आपस में जुड़े हुए हैं, अब वक्त है उस अल्टीमेट ट्रिक को समझने का, जो इंसानों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का सबसे घातक तरीका है, लव बॉम्बिंग और आइडियलाइजेशन डिवैल्यूएशन साइकिल। क्या आपने कभी ऐसा प्यार महसूस किया है जो अचानक ही नफरत में बदल गया?
तो अगला चैप्टर खोलने वाला है एक ऐसा सच जो दिल को भी तोड़ता है और दिमाग को भी झकझोर देता है। क्या आप तैयार हैं उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को पहचानने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा मासूम लोग फंसते हैं? चैप्टर 5, लव बॉम्बिंग। जब प्यार जाल बन जाता है, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है जहां शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था? वो हर वक्त आपकी तारीफ करता था, हर कॉल, हर मैसेज, हर गिफ्ट। ऐसा लगता था जैसे आपने अपना सोलमेट पा लिया हो। आप खुद से कहते थे ये तो किसी फिल्म जैसी कहानी है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपको नजरअंदाज करने लगा। आपकी भावनाएं अब जरूरी नहीं रही। जो कभी आपको स्पेशल फील करवाता था, अब आपको इनसिग्निफिकेंट फील कराने लगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं लव बॉम्बिंग फॉलोइंग बाय डिवैल्यूएशन। यानी पहले आपको इतनी मोहब्बत देना कि आप इमोशनली एडिक्टेड हो जाएं, और फिर उस मोहब्बत को छीन लेना ताकि आप टूट जाएं और उनका कंट्रोल आप पर बना रहे। लव बॉम्बिंग एक कॉमन टैक्टिक है नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटर्स और टॉक्सिक पार्टनर्स के लिए। वो आपके अंदर एक क्रेविंग पैदा करते हैं, अफेक्शन की, वैलिडेशन की, बिलोंगिंगनेस की, और फिर वही चीज जब वो वापस खींच लेते हैं तो आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं कमजोर हो गया हूं? क्या मैं वाकई प्यार के लायक नहीं हूं? और यही सवाल आपको उस इमोशनल जाल में फंसा देता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी ब्रेकडाउन है। आप खुद को खोने लगते हैं। आप अपने डिसीजंस, अपनी फीलिंग्स और यहां तक कि अपनी वर्थ पर भी सवाल उठाने लगते हैं। और अगर आप इस साइकिल को पहचान नहीं पाते तो आप हर बार हर नए रिश्ते में यही पैटर्न दोहराते हैं। तो इससे बचना कैसे है? पहला कदम है पैटर्न्स को पहचानना। अगर कोई आपको पहले आसमान पर चढ़ा दे और फिर जमीन पर पटक दे तो ये प्यार नहीं है, ये नियंत्रण है। सच्चा प्यार स्थिर होता है, प्रिडिक्टेबल होता है और रिस्पेक्ट से भरा होता है। दूसरा कदम है बाउंड्रीज। अगर कोई आपकी इमोशनल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और बदले में सिर्फ कंफ्यूजन दे रहा है तो वहां रुकना नहीं चाहिए, बल्कि वहां से निकल जाना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, सेल्फ कंपैशन। आपने खुद को कितना भी टूटने दिया हो, आप दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि आप खुद को ब्लेम करना बंद करें। अब सवाल यह है, जब कोई आपको इमोशनली कंट्रोल करता है, क्या आप कभी जान पाएंगे कि आपके फैसले आपके हैं या उनके प्लांटेड आइडियाज हैं? क्योंकि अगला अध्याय लेकर आ रहा है कॉग्निटिव डिसोनेंस और स्टॉकहोल्म सिंड्रोम की कहानी, जहां पीड़ित खुद अपने शोषणकर्ता के पक्ष में खड़ा हो जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों कुछ लोग उन्हें ही डिफेंड करते हैं जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ा होता है? चैप्टर 6, कॉग्निटिव डिसोनेंस और स्टॉकहोल्म सिंड्रोम। जब जहर अमृत जैसा लगने लगे, कभी आपने किसी को देखा है जो कहता है, हाँ वो मुझे तकलीफ देता है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, या फिर वो मुझे बहुत समझता है, बस कभी कभी गुस्से में हाथ उठ जाता है। ऐसे लोग हमें अजीब लगते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं होते। असल में वो शिकार होते हैं एक गहरे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जब आपके बिलीव्स और आपकी रियलिटी आपस में टकराते हैं तो दिमाग उस डिस्कम्फर्ट को झेल नहीं पाता और खुद को ही बदलने लगता है। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही इंसान बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है। अब आपके दिमाग के पास दो रास्ते हैं, या तो मान ले कि वो इंसान गलत है और रिश्ते को छोड़ दे, या फिर अपने ही परसेप्शन को ट्विस्ट कर दे और कहे, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीदें कर रहा हूं, शायद ये उसका तरीका है प्यार दिखाने का। और यहीं से कॉग्निटिव डिसोनेंस शुरू होता है। आपका दिमाग सच्चाई को नहीं, सहूलियत को चुनता है। अब सोचिए, अगर ये स्थिति लंबी चले तो इंसान की सोच पूरी तरह बदल सकती है। और यहीं से जन्म लेता है स्टॉकहोल्म सिंड्रोम। ये एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जहां शिकार अपने शोषणकर्ता से इमोशनली जुड़ जाता है। उसे बचने की नहीं, उसके साथ रहने की आदत लग जाती है। वो उसकी एक मुस्कान के लिए तरसता है। उसे लगता है कि ये फेज गुजर जाएगा या वो पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। और आप हर बार अपने ही टूटे हुए विश्वासों को जोड़कर एक नई उम्मीद बुनते हैं। सबसे डरावनी बात यह है, इस अवस्था में इंसान बाहर से कभी जबरदस्ती नहीं लगता। वो खुद अपने बंधन को प्यार का नाम दे देता है और तब बाहरी मदद भी बेअसर हो जाती है। तो सवाल ये उठता है,
कोई व्यक्ति खुद को इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकाले जब उसे अंदर फंसे होने का एहसास ही ना हो? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन संभव है। पहला कदम है अवेयरनेस। जो आप अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो पहली दरार है उस दीवार में जो आपको कैद किए थी। दूसरा, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। कभी कभी बाहर से आई एक साफ आवाज उस शोर को चुप करा देती है जो अंदर चल रहा होता है। और तीसरा, करेज, क्योंकि सच्चाई देखना आसान नहीं होता, लेकिन वही पहला रास्ता होता है आजादी का। लेकिन अब जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझने लगे हैं, अब वक्त है जानने का कि मैनिपुलेटर्स कैसे इन सभी तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक खेल की तरह जहां आप मोहरे होते हैं और वो खिलाड़ी। क्या आप जानना चाहते हैं डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी के बारे में? चैप्टर 7, डार्क ट्रायड। जब इंसान शैतान से ज्यादा खतरनाक हो जाए, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, जिसे सिर्फ अपनी परवाह है, जो झूठ बोलता है लेकिन इतने यकीन के साथ कि आप अपने ही सच पर शक करने लगते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप किसी डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी से मिल चुके हैं। डार्क ट्रायड ये 3 मानसिक प्रवृत्तियों का खतरनाक मेल है। नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ये एक ही इंसान में आ जाए तो वो इंसान समाज में रहकर भी समाज को तोड़ने लगता है। वो चार्म करता है, इंप्रेस करता है, मैनिपुलेट करता है और फिर यूज करके छोड़ देता है। पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म की। नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो खास है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करता है। अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते तो वो आपको इग्नोर करेगा, क्रिटिसाइज करेगा या इमोशनल गिल्ट का खेल खेलेगा। अब बात करते हैं मैकियावेलियनिज्म की। ये वो लोग होते हैं जो हाईली स्ट्रेटेजिक होते हैं। उनके लिए एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज सिर्फ किताबों की बातें हैं। वो जो करते हैं अपने फायदों के लिए करते हैं, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े या इमोशनल ब्लैकमेल। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो उसे हासिल करके ही मानेंगे, चाहे कैसे भी। और फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, साइकोपैथी। ऐसे लोग चार्मिंग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। उन्हें आपके दर्द से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए आप इंसान नहीं, सिर्फ एक पॉन होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इन तीनों ट्रेड्स को एक साथ जी रहा हो तो वो क्या कर सकता है? वो आपको मैनिपुलेट करेगा नार्सिसिस्टिक लव के जरिए, आपकी कमजोरी को समझकर मैकियावेलियन स्ट्रेटजी बनाएगा, और जब आप पूरी तरह टूट जाएंगे तो साइकोपैथ की तरह आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज अक्सर हाई पावर पोजीशंस में पाए जाते हैं, कॉरपोरेट्स में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में, क्योंकि वहां उन्हें कंट्रोल, एडमिरेशन और मैनिपुलेशन के एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और जब आप इनके शिकार बनते हैं तो सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आप खुद को दोषी समझने लगते हैं। शायद मैं ही समझ नहीं पाया, मैं ही कमजोर था, शायद मैं ही इसके लायक नहीं था। लेकिन नहीं, आपका भरोसा, आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी इंसानियत आपकी कमजोरी नहीं थी, वो उनकी ताकत थी जिसे उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है, क्या आप इन लोगों को पहचान सकते हैं? क्या आप इन साइंस को इतनी जल्दी पकड़ सकते हैं कि खुद को बचा सकें? तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन की। कैसे आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार बनने से खुद को रोक सकते हैं। फाइनल चैप्टर, इमोशनल आर्मर। खुद को कैसे बचाएं? डार्क साइकोलॉजी से सवाल उठता है, जब कोई आपको चार्म करता है, आपकी हर बात को समझने का नाटक करता है, तो कैसे पता चले कि उसके पीछे मकसद क्या है? कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान दिल से जुड़ रहा है या सिर्फ दिमाग से खेल रहा है? जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, महसूस करना और उन्हें सही दिशा देना। ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और हर इंसान इसे डेवलप कर सकता है। तो आइए जाने वो 5 रियल लाइफ टेक्निक्स जो आपको डार्क साइकोलॉजी से बचा सकती हैं। 1. पैटर्न रिकग्निशन। डार्क मैनिपुलेटर्स का एक कॉमन तरीका होता है रिपीटेड इमोशनल पैटर्न्स। वो आपको गिल्ट महसूस कराते हैं, फिर कंफर्ट देते हैं, फिर वही गिल्ट दोबारा। अगर आप अपने इमोशंस पर नजर रखेंगे
तो आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे, और पैटर्न्स दिख जाएं तो आप जाल में फंसने से पहले बाहर निकल सकते हैं। 2. बाउंड्रीज सेट करना सीखें। मैनिपुलेटर्स वहीं तक आते हैं जहां तक आप उन्हें आने देते हैं। अगर आप शुरू से ही क्लियर और फर्म बाउंड्रीज सेट करें, जैसे मैं किसी की गिल्ट ट्रिप में नहीं आता या मैं रिस्पेक्ट के बिना रिश्ता नहीं रखता, तो वो आपको टारगेट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। 3. गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अक्सर वो महसूस कर लेता है जो सामने दिखाई नहीं देता। अगर आपके अंदर कोई हल्की सी भी बेचैनी हो, कोई वार्निंग, तो उसे दबाइए मत। इंट्यूशन हमारे सबसे पुराने सर्वाइवल टूल्स में से एक है। 4. सेल्फ वर्थ का आर्मर पहनिए। मैनिपुलेटर वहां सबसे ज्यादा अटैक करता है जहां आपको अपने बारे में डाउट हो, इसलिए खुद से बार बार याद दिलाइए, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं किसी के कंट्रोल में आने के लिए नहीं बना। सेल्फ रिस्पेक्ट मैनिपुलेशन को रोकने की पहली दीवार है। 5. सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अकेले लड़ना मुश्किल है, इसलिए ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, जो आपको मिरर दिखाते हैं लेकिन तोड़ते नहीं। और सबसे जरूरी बात, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप कभी मैनिपुलेटेड हुए हैं, धोखा खाया है, इमोशनल ट्रैप में फंसे हैं, तो याद रखिए, गलती आपकी नहीं थी। सीखना आपकी शक्ति है और बदलना आपकी जीत। आप अब पहले जैसे नहीं हैं, अब आप जागरूक हैं। अब आप समझते हैं कि चार्म और कंट्रोल के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। आपने वो देख लिया है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब जब आप मैनिपुलेशन की सच्चाई जान चुके हैं, क्या आप तैयार हैं दूसरों को भी इससे बचाने के लिए? क्या आप बनेंगे वो रोशनी जो किसी और के अंधेरे में चमक सके? क्योंकि ज्ञान सिर्फ तब पूरी ताकत बनता है जब हम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सिर्फ खुद तक मत रखिए, इसे किसी ऐसे दोस्त, परिवारजन या साथी के साथ शेयर कीजिए जो शायद अभी भी इमोशनल ट्रैप में फंसा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और ऑडियो बुक स्टाइल वीडियोस, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जागरूकता ही पहला हथियार है हर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के खिलाफ।